स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है और सॉल्यूशन में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझने जा रहे हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जी हाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्यक गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। और विलेय के अणुओं की संख्या पर डिपेंड कर रहा है, इसका क्या मतलब? विलेय के अणुओं की संख्या पर लीटर सॉल्वेंट में अगर बढ़ गई तो जाहिर सी बात है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। घट गई तो घट जाएगा। तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और सॉल्यूट आयोनाइज रहता है, और जैसे ही आयोनाइज हुआ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ गया। बहुत सारे सॉल्यूट ऐसे भी हैं कि किसी फिक्स सॉल्वेंट में जाके एसोसिएट हो जाते हैं, और जब एसोसिएट होंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर गए, तो वांटा तो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, घट जाएगा। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट इन फिक्स सॉल्वेंट में। तो आपको पता है कि कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, इसको कैसे कैलकुलेट करें? इसको कैलकुलेट करने के लिए वांट ऑफ ने वांट ऑफ फैक्टर दिया है। जी हाँ, अगर वांट ऑफ फैक्टर आपको क्लियर नहीं होता तो सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल फंसेंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वहां पर आते हैं जहां वांट ऑफ फैक्टर का रोल होता है। जी हाँ, तो वांट ऑफ फैक्टर को अच्छी तरीके से समझना है। आज का टॉपिक वांट ऑफ फैक्टर पे है। वांट ऑफ फैक्टर क्लियर होगा, सॉल्यूशन भी क्लियर होगा। जी, वांट ऑफ फैक्टर वांट ऑफ गुणक क्या है? जैसे हमने देखा कि NaCl का एक मॉलिक्यूल डिसॉल्व करते हैं, लेकिन जैसे ही डिसॉल्व होता है ये टूट के दो मॉलिक्यूल्स बना देता है। जी हाँ, और जैसे ही दो मॉलिक्यूल्स बनाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। जी हाँ, एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल हो गए, मॉलिक्यूल्स बढ़े, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा। कितना बढ़ा, इसको कैलकुलेट करने के लिए ही तो हम लोग वांट ऑफ फैक्टर पढ़ना चाह रहे हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग वांट ऑफ फैक्टर को आई रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने सॉल्वेंट को सॉल्यूट में डिसॉल्व किया, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, और जैसे डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूट आयोनाइज हो जा रहा है, एकाएक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, बढ़ गए सॉल्यूट के, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी एकाएक क्या होगा, बढ़ गया। लेकिन अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है कि सॉल्यूट हमारे एसोसिएट हो जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर जाए, घट जाए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी एकाएक क्या होगी, घट जाएगी। जी हाँ, ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल। नॉर्मल जो हम लोग थ्योरेटिकली निकालना चाहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने या घटने के कारण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल नहीं रहेगी, एबनॉर्मल हो गई। जी हाँ, इनके रेशियो को हम बोलते हैं क्या, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जी, ये आपका असामान्य और संख्या गुण, और ये आपका क्या है, सामान्य अर्थ जी
वांडा फैक्टर को आई से लिख रहा हूं और एबनॉर्मल को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डेल्टा से और नॉर्मल को डेल्टा से। आई इक्वल हो गया डेल्टा अपॉन डेल्टा नॉट। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल हुई, क्यों हुई? क्योंकि हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट वो एबनॉर्मल हो गया, या तो बहुत बढ़ गया या तो बहुत घट गया। तो मैं ये कह दूं कि डेल्टा नॉट से डिफर क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन बहुत बढ़ जाएंगे, इसलिए डिफर हो जाएगा, या आफ्टर डिसोसिएशन बहुत घट जाएंगे इसलिए डिफर हो जाएगा। तो मैं यहां पे n अपॉन n नॉट लिख देगा। जी हां, वेयर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जी हां सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, जी हां दोनों केस में एबनॉर्मल हो जाएगा। या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएशन में बहुत बढ़ जाते हैं, तो इस नाते डेल्टा हमारा डेल्टा नॉट से डेल्टा क्या होता है, डिफर हो जाता है। जहां की एन नॉट क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बदलेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जी आई की वैल्यू एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जी हां, अब आपको पता है कि वॉल्यूम यानी आयतन रेसिप्रोकल होता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल। और आपको पता है कि डेंसिटी रेसिप्रोकल होती है किसके, वॉल्यूम के। तो हम लोग यहां पे आई की वैल्यू लिख सकते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, वॉल्यूम बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। और डेंसिटी रेसिप्रोकल है, डेंसिटी आफ्टर बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन डेंसिटी आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। डेंसिटी जगह वेपर डेंसिटी भी ले सकते हैं, और पता है डेंसिटी के प्रोपोर्शन होता है मोलर मास। तो ये आप क्या हो गया, मोलर मास बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन मोलर मास आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यानी कि जो वांडा फैक्टर है मेनली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही रिप्रेजेंट होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल हुई तो वांडा फैक्टर की वैल्यू एक से अलग होगी, एक से ज्यादा होगी कि कम होगी, डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी है कि घटी है। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई तो जाहिर सी बात है वांडा फैक्टर एक से अधिक आएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट गई तो वांडा फैक्टर की वैल्यू एक से कम आएगी। नॉर्मल रही तो दोनों वैल्यू एक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे, नंबर वॉल्यूम भी सेम रहेगा, वेपर डेंसिटी या डेंसिटी भी सेम रहेगा, मोलर मास भी सेम रहेगा, तो वांडा फैक्टर भी क्या होगा, एक ही आएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि वांडा फैक्टर हम लोग इतने केस में कैलकुलेट करने वाले हैं। वांडा फैक्टर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल, नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, वॉल्यूम आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, वॉल्यूम बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन,
डेंसिटी बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, डेंसिटी आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मोलर मास बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मोलर मास बिफोर आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जी, ये वांट ऑफ फैक्टर है। इस वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग 3 केसेस में हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। पहले 2 केस करते हैं। एक केस करते हैं फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, और बी केस करते हम लोग हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को जब सॉल्यूट को आप वैद्युत अनपघट्य के लिए और ये वैद्युत अपघट्य के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात करें हम लोग, तो जब इसको ऐसे सॉल्यूट को आप बोलोगे तो ना एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, रिमेन सेम रहेंगे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी रिमेन सेम रहेगी, नॉर्मल एब्नॉर्मल इक्वल होगी। तो ऐसे के लिए हम आई इक्वल क्या लेंगे? कैसे पहचानेंगे कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है? जनरली ऑर्गेनिक सॉल्यूट दिया हुआ एज लाइक यूरिया, ग्लूकोज, शुगर एक्सेट्रा, अगर ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट दिए हुए हैं तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। आयोनाइज भी नहीं होंगे, एसोसिएट भी नहीं होंगे, डिसोसिएट भी नहीं होंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिमेन सेम रहेगी, वांट ऑफ फैक्टर 1 होगा। जी हाँ, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट्स है तो इलेक्ट्रोलाइट्स में 2 कंडीशंस आ सकती हैं। इसमें फर्स्ट डिसोसिएशन केस, वियोजन के लिए, और सेकेंड केस फॉर एसोसिएशन, संगुणन के लिए। जी हां, वियोजन के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो जो हमारा एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो भी बढ़ जाएगा, तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एकाएक घट जाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी एकाएक घट जाएगी, तब यहां आई की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होगा। डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू लेस देन 1। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां बढ़ गए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट गए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई? घट गई। लेकिन डिसोसिएशन केस में थोड़ा सा और हमें ध्यान देना पड़ता है। क्या एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में परसेंटेज गिवन नहीं होगा। पहचानने का सबसे बेहतर तरीका जी हाँ, ये मत देखिएगा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या है। अगर इस डिसोसिएशन का परसेंटेज गिवन नहीं है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट गिवन नहीं है, चाहे एसिड का चाहे बेस का या सॉल्ट का, समझ लीजिएगा क्या है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर परसेंटेज गिवन है कितना परसेंट डिसोसिएट होता है, 10%, 20%, 90%, 80%, तो समझिएगा वो वीक है। अगर परसेंटेज गिवन हो तो वो वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स।
इसमें भी सेम केस कि स्ट्रांग और वीक, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स में कितना परसेंट एसोसिएट होगा ये नहीं गिवन होगा, लेकिन वीक वाले में ये गिवन होगा। तो हम क्वेश्चन को देखते ही हम लोग पहचान लेंगे कि अगर परसेंटेज कह रहा है 90%, 80%, 20%, 10% एसोसिएट हुआ तो वीक है। अगर ऐसा कोई हिंट नहीं है तो हम क्या समझेंगे, स्ट्रांग है। और स्ट्रांग के लिए आई की वैल्यू एन की इक्वल होगी। एन मींस जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रहा होगा वो, लेकिन वीक के लिए आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो होगी, लेकिन लेस देन एन होगी। जी हाँ, स्ट्रांग के लिए कैलकुलेट करना बड़ा आसान होता है। जितना नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन वो दे रहा है सॉल्यूट, वही आई की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर वीक का है तो वहां पर आई की वैल्यू जो होगी वह 1 से ज्यादा तो होगी, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वहां पे दे रहा है उससे कम होगी। कैसे इसको समझते हैं, अलग अलग। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दिक्कत ही नहीं, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्यूट है, यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, फ्रक्टोज एक्सेट्रा, वो आयोनाइज होगा ही नहीं। आई की वैल्यू 1। कैलकुलेट तो इनके लिए करना है। जी पॉज कर लें, नोट कर लें। आगे देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए। नेक्स्ट, तो हम लोग यहां पर फॉर आयोनाइजेशन आयरन के लिए निकालते हैं कि वाट ऑफ फैक्टर क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा सॉल्यूट है जिसकी एटॉमिसिटी n है। इसको जैसे ही सॉल्वेंट में घोला मैंने n मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो गया। यहां पे 1 मॉलिक्यूल से ये n मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो गया। जी हां, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n टाइम्स बढ़ गए, और अगर n टाइम्स बढ़ गए, यहां रिएक्शन से दिख रहा है, तो अगर वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो वांट ऑफ फैक्टर आता है 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। ये कैसे? मैंने 100% आयरन नहीं माना, इसमें वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, अल्फा कुछ भी गिवन हो सकता है। तो आई की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैसे फार्मूला है, अगर इसको समझना चाहते हैं तो यहां पर हम लोग मान लें कि अल्फा परसेंट आयोनाइज हुआ और इक्विलिब्रियम हो गया। तो 1 मोल से अगर n मोल मिल रहा है तो अल्फा से कितना मिलेगा, n इंटू अल्फा। तो रेस्ट कितना होगा, ये 1 का अल्फा डिसोसिएट हो गया और ये आपका n अल्फा मिल गया। तो मैं अगर कहूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, तो इसके मॉलिक्यूल्स मैंने 1 लिए थे, इसके 0, उसमें से अल्फा डिसोसिएट हो गया, बना कितना n अल्फा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री कर रही है 1 से कितना बन रहा है n, तो अल्फा से कितना बनेगा n अल्फा। 1 मॉलिक्यूल से अल्फा निकल गया तो रेस्ट अमाउंट 1 माइनस अल्फा रेस्ट मोल, 0 था n अल्फा, बना बचा हुआ कितना इक्विलिब्रियम पर n अल्फा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
आफ्टर डिसोसिएशन, जाहिर सी बात है डिसोसिएशन हुआ है, आयन हुआ है, वियोजन हुआ है तो बढ़ेंगे ही। तो इसके प्लस इसके कितने हैं 1 माइनस अल्फा और इसके कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा कॉमन ले लें, जी हां, और आपको पता है वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर डिसोसिएशन, वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या अपॉन वियोजन के पूर्व अणुओं की संख्या। और ये कितना है वियोजन के पश्चात, ये आपका, अब पहले कितना था 1, तो आई की वैल्यू निकल गई कितनी 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। जी हाँ, तो हम लोग ये फार्मूला डिराइव कर लिए कि अगर डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन में नहीं ये लगेगा, जी हाँ डिसोसिएशन में होगा, चाहे वीक के लिए चाहे स्ट्रॉन्ग के लिए हो, क्योंकि अल्फा की वैल्यू के हिसाब से हम लोग रख लेंगे। डिसोसिएशन में आई की वैल्यू क्या गई 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, जहां यह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे, जी हाँ ये देख के पता लगा लेंगे कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे। जैसे मैंने कहा कि अगर ए बी आयनाइज हुआ, ए आयन बी आयन में, तो आपको पता है एक मॉलिक्यूल से कितने मिल रहे हैं, एक और एक 2। अगर यह लेड क्लोराइड लिया, आयनाइज हो रहा है लेड आयन क्लोराइड आयन में, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, तो 1 और 2 3 मिल रहा है। एन की वैल्यू इस तरह देख लेंगे, अल्फा क्वेश्चन में गिवन होगा कितना परसेंट, या उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह कुछ दिया होगा, नहीं देता तो स्ट्रांग है तो अल्फा की वैल्यू 100% रखेंगे, जी हाँ। तो अब यहां पर हम लोग अल्फा की वैल्यू इस आधार पर देखेंगे कि अगर अल्फा वैल्यू गिवन है या कोई हिंट है तो रखेंगे, अदरवाइज स्ट्रांग मानेंगे, और स्ट्रांग मान करके क्या रखेंगे अल्फा की वैल्यू 100% यानी 1। तो यहां पर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ गई क्या 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, किसमें आयोनाइजेशन में, डिसोसिएशन में। इसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। पॉज कर लें, नोट कर लें, वीडियो को शेयर करें। अब आई की वैल्यू हमारी आ गई 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। अभी अल्फा की वैल्यू स्ट्रॉन्ग के लिए जी हां, स्ट्रॉन्ग के लिए जनरली गिवन नहीं होता है, लेकिन जब अल्फा की वैल्यू परसेंटेज में ना दी हो, कोई हिंट भी ना दिया हो, कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह भी ना दिया जिससे अल्फा निकाला जा सके, तो अल्फा की वैल्यू 100% रखेंगे। 100% मतलब 100/100 यानी 1, और तब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस n-1 इंटू 1, 1 प्लस n-1, आई की वैल्यू क्या आ गई, जी हाँ, बात समझ आ रही है। जैसे NaCl स्ट्रॉन्ग है, क्वेश्चन में गिवन है, बस NaCl होता भी स्ट्रॉन्ग है, बट ऐसे देख मत करिएगा, क्वेश्चन में अगर अल्फा की वैल्यू नहीं गिवन है समझ जाइए स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पर एक मॉलिक्यूल से कितने मिल रहे हैं, एक और एक 2, तो आई की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। एल्युमिनियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड में आयनाइज होगा, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम 30 है, बैलेंस हो गया। 100% आयनाइज हो रहा है क्योंकि स्ट्रांग है, नहीं कुछ गिवन है परसेंटेज वगैरह, तो यहां आई की वैल्यू क्या आ गई। लेकिन यहीं पर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो अल्फा होगी वो लेस देन 100% होगी, अल्फा लेस देन 1 होगा
तब आई की वैल्यू, इस फार्मूले को देखें, अल्फा लेस देन 1 है तो यहां पे मल्टीप्लाई होगा 1 से कम से n में, तो हमें आई की वैल्यू जो मिलेगी वो लेस देन n मिलेगी। 1 से ज्यादा तो मिलेगी क्योंकि एवरेजाइजेशन है, लेकिन n से कम मिलेगी। जैसे एसिटिक एसिड है, वाटर में 10% आयोनाइज हो रहा है, जी हाँ वाटर में आयोनाइज होता है, लेकिन बेंजीन में ये एसोसिएट हो जाता है। वाटर में डिसोसिएशन होता है, बेंजीन अगर सॉल्वेंट ले लें तो यहां पे एसोसिएशन हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस n-1। पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, एसिटिक एसिड आयोनाइज होगा, क्या मिलेगा, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन। यहां एक है और यहां भी एक स्टिकियोमेट्री है, एक है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 1 2, और अल्फा कितना 10%, 10/100 0.1। आई की वैल्यू कितनी हो गई जी, 1 प्लस n की वैल्यू 2 है यहां पे मैक्सिमम वैल्यू, और अल्फा की वैल्यू 0.1। 1 इंटू 0.1 1. जी हाँ 100% आयोनाइज होगा तो n के इक्वल होता, बट 100 से कम है तो n से कम होगा, लेकिन आयोनाइजेशन हो रहा है तो I की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा ही होगी। क्लियर हो गया कि अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, यहीं पर मैं चेक कर देता हूं, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयोनाइज नहीं होता उनका अल्फा क्या होगा, 0, और जब अल्फा 0 होगा तो 1 प्लस n-1 इंटू 0, यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्लियर हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी क्लियर हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्लियर हो गया, कब जब आयोनाइजेशन हो और क्या, या तो डिसोसिएशन हो, दोनों बातें की। लेकिन एसोसिएशन होगा तब तो आपको पता वहां आई की वैल्यू 1 से क्या होगी, कम होगी। उसके लिए क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, जी हाँ नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, और इस पर न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट करते हैं। ओके, तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लें, और कहीं भी आपको दिक्कत लग रही हो तुरंत उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक। जी हाँ, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुँचेगा, टाइम उनका वेस्ट नहीं होगा। ओके, थैंक यू। तो अगर डिसोसिएशन होता है तो वांडा फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यह आप लोगों ने देखा। लेकिन अगर एसोसिएट हो जाए तो, जी अगर एसोसिएट हो जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अब नॉर्मल जो होगी नॉर्मल से कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएशन के बाद घट जाएंगे, जी हाँ 1 से कम हो जाएंगे, और तब वॉल्यूम भी क्या होगा, घट जाएगा, लेकिन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जी मोलर मास भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल घटने से ही वांडा फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। यानी यहां पर हम अगर एसोसिएशन के लिए लेते हैं, फॉर एसोसिएशन संगुणन के लिए, तो ये तो हमें पता है कि अगर ये संगुणित होता तो आई की वैल्यू 1 से कम होगी, लेस देन क्या होगी, 1 होगी। अब यहां पर 1 से कम कितनी होगी, तो ये डिपेंड करता है
कि जो आई की वैल्यू होगी वो कैसे कैलकुलेट करें। आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 1/n-1 इंटू अल्फा। यहां मैं बीटा लिख दे रहा हूं। यहां बीटा क्या है कि कितना परसेंट वो एसोसिएट हुआ है। जी हाँ, 100% भी हो सकता है। 100% हो गया तो बीटा की वैल्यू 1 हो गई, बट अगर 100% से कम है तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। यहां पर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे जानेंगे? तो क्वेश्चन में अगर बीटा की वैल्यू गिवन है, 100% नहीं है, गिवन है 60%, 50%, 10% या कोई तरीका जिससे परसेंटेज निकाला जा सके। अगर नहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन है तो मान लेंगे क्या 100% क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। जैसे इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए हम लेते हैं कि ए के n मोल्स डिसोसिएट होकर के n बना रहे, यानी n मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 मोल में कन्वर्ट हो जा रहा है। मैंने इनिशियली ले लिया इसके 1 मोल थे और इसके कितने थे, 0। जो बीटा क्या हुआ, इसमें डिसोसिएशन हुआ और बीटा का डिसोसिएशन हुआ तो n मोल से 1 मिल रहा है, तो बीटा से क्या मिलेगा, बीटा अपन है। तब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम हो गया और एट इक्विलिब्रियम इसके मोल कितने हुए, रेस्ट 1 माइनस बीटा और इसके बीटा अपन है। तो हम देख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल बिफोर एसोसिएशन इसके 1 थे और इसके 0, यानी 1 प्लस 0 1 मिले। नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन इसके 1 माइनस बीटा है और इसके बीटा अपान n। तो यहां पर देख सकते हैं कितना हो सकता है, ये कॉमन ले लें तो 1/n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, बीटा। तब हम लोग कह सकते हैं 1 का फैक्टर क्या होता है, नंबर या ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल आफ्टर एसोसिएशन, संगुणन के पहले, संगुणन के पश्चात मोलो या अणुओं की संख्या अपॉन नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल बिफोर एसोसिएशन। तो 1 का फैक्टर की वैल्यू क्या मिलने वाली है, तो देखा जाए यहां पे एसोसिएशन के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स हुए हैं वो ये है और एसोसिएशन के पहले कितना था, 1 था। तो आई की वैल्यू जो कैलकुलेट हो गई 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू बीटा। जी हाँ, तो जब भी एसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी, सॉरी, और आई की वैल्यू कैलकुलेट किससे करेंगे, 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू बीटा, जहां n क्या है, n मोल्स क्या और एसोसिएट हो रहे हैं 1 मोल्स पे। जी हाँ, 1 मोल्स पे एसोसिएट हो रहे हैं, तब n की वैल्यू लिखी जाएगी यहां पे। इस फार्मूले को कैसे डिराइव किया मैंने, तो मैंने कहा इनिशियली कितना मोल लिया गया, a का 1 मोल्स, और इसे कितने लिए गए, 0। कितना परसेंट एसोसिएट हुआ, बीटा मान लेते हैं। तो 1 n मोल से अगर 1 मोल हो रहा है एसोसिएट तो बीटा मोल से कितना होगा, बीटा अपान n। इक्विलिब्रियम हो गया, उस समय तक इसके पास मोल कितने मिले, इनिशियली 1 था, बीटा एसोसिएट हो चुका है, रेस्ट कितना बचेगा, 1 माइनस बीटा। इनिशियली इसके पास कितने थे, 0। इक्विलिब्रियम तक कितने एसोसिएट हो चुके हैं, बीटा अपान n। तो इसके पास अमाउंट कितना हो गया, या मोल्स कितने हो गए, बीटा अपान n। तो अगर मैं टोटल मोल की बात करूं
संगुणन के पहले की, किसके 1 थे इसके 0 थे, यानी 1। और संगुणन के बाद की बात करूं, इसका 1 माइनस बीटा और इसका बीटा अपान n है, यानी कितना मिल गया 1 प्लस 1 अपान n माइनस 1 इंटू बीटा। और वांट फैक्टर होता क्या है? वांट फैक्टर तो यही होता है कि संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या या बटे संगुणन के पूर्व मोलों की संख्या। संगुणन के पश्चात यही तो है 1 प्लस 1 अपान n माइनस 1 इंटू बीटा। संगुणन के पहले कितनी है 1 है, ये तो वांट फैक्टर हो गया। अब इस वांट फैक्टर को आप कैलकुलेट करना चाहते हो, अगर बीटा नहीं दिया हुआ है, कितना परसेंट एसोसिएट हुआ है नहीं गिवन है, तो आप एब्सोल्युटली 100% रखो, या कोई हिंट भी नहीं है तो बीटा की वैल्यू 100% रखो। लेकिन अगर गिवन है तो बीटा की वैल्यू जितना परसेंट गिवन होगी वो रखिए, और n की वैल्यू यहां से देखेंगे कितने मोल्स या मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर एक मोल से मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जी हां, एक मोल से मॉलिक्यूल बना रहे हैं। स्टोइकियोमेट्री चाहे जो भी होगी, जितने मोल्स इधर होंगे इतने मोल्स होंगे इधर होंगे, आप डिवाइड करके इधर 1 कर लेना, क्योंकि n मोल से कितना बन रहा है 1, तभी इस फार्मूले को अप्लाई कर पाओगे। मैं आपको दिखाता हूं अभी, आगे नोट कर लेंगे। वांट ऑफ फैक्टर I को कैलकुलेट करना आना चाहिए। जी हां, सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आते हुए भी वांट ऑफ फैक्टर अगर मिस कर देते हैं तो उसके न्यूमेरिकल गलत होंगे। इसलिए पहले वांट ऑफ फैक्टर को समझते हैं, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आगे समझते हैं। अब I की वैल्यू जहां पे डिसोसिएशन में I की वैल्यू मिली हमें 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, कब? जब यह 1 मोल डिसोसिएट होकर कितना बना रहा है, और यहां पर बात करें एसोसिएशन में, संगुणन में, जब मॉलिक्यूल घट जाता है तब I की वैल्यू क्या रहती है 1 प्लस 1 अपान n माइनस 1 इंटू बीटा। यहां पे n मोल्स एसोसिएट होकर कितना मोल बना रहे हैं 1 मोल। जी अगर यहां पे अल्फा की वैल्यू कहीं से गिवन नहीं हो पा रही है, कहीं से गिवन नहीं है या कहीं डेटा नहीं है जिससे अल्फा निकाल लें, हम स्ट्रांग समझेंगे तो अल्फा की वैल्यू 100% रखेंगे। अगर गिवन है तो अल्फा की वैल्यू जो गिवन होगी वो रखेंगे। सेम केस में एसोसिएशन में भी यही करेंगे। बीटा की वैल्यू अगर हमें गिवन है या कि डेटा है जिससे बीटा निकाल सकते हैं, जी हां, तो हम क्या कर सकते हैं, तब बीटा की वैल्यू जो गिवन होगी वो रखेंगे और I की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर नहीं गिवन है या कहीं डेटा नहीं है तो बीटा की वैल्यू 1 रखेंगे, 100% वो मान लेंगे। ये किया गया है। अब जैसे मान लीजिए अगर यहां पर न वो डिसोसिएट हो रहा है ना वही एसोसिएट हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू, जी हां, अल्फा की वैल्यू 0 है या बीटा की वैल्यू 0 है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जी हां, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए I की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है जी। अब क्वेश्चन ऐसे लीजिए, अगर सॉल्वेंट ऑर्गेनिक जैसे अगर हमने कहा दिया ग्लूकोज, शुगर है, यूरिया एक्सेट्रा, जहां पे हमें अल्फा की वैल्यू गिवन भी नहीं होगी और हम सोचे अल्फा की वैल्यू 1 रख दें तो नहीं सही है। ऑर्गेनिक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, अल्फा की वैल्यू 1 रख लेंगे। अगर क्वेश्चन में ऑर्गेनिक लेकिन ये कंपाउंड्स होना चाहिए, एक्सेप्शन एसिड ना हो, बेस ना हो, जी हां, साल्ट ना हो, लेकिन अगर एसिड है, बेस है और साल्ट है, तो फिर वहां देखेंगे एसोसिएशन हो रहा है कि डिसोसिएशन हो रहा है।
तब अल्फा की वैल्यू गिवन है या बीटा की वैल्यू गिवन है कि नहीं गिवन है? गिवन होगी तो जो गिवन होगी वो रखेंगे, और नहीं गिवन होगी तो, जी हाँ, नहीं गिवन होगी तो अल्फा या बीटा की वैल्यू 1 रखेंगे, या कहीं से आप निकाल नहीं सकते तो अल्फा या बीटा की वैल्यू 1 रखेंगे। जैसे NaCl डिसॉल्व किया जा रहा है और कहीं से अल्फा की वैल्यू नहीं दिया है, तो हमें मान लेंगे कि अल्फा कितना 100% है। जी हाँ, यानी 100/100 1 हो गया, और NaCl अगर आयनाइज होगा Na आयन और क्या देगा Cl आयन, स्टोइकियोमेट्री यहाँ 1 होनी चाहिए, तब कंपेयर करेंगे, यहाँ 1 और यहाँ 1, कितनी मिली 2, तो n की वैल्यू क्या हो गई 2, तो I की वैल्यू क्या हो गई 1 + 2 - 1, जी हाँ n-1, n की जगह 2, अल्फा की जगह 1, I की वैल्यू क्या आ गई 1 + 1 कितना, जी हाँ, तभी I की वैल्यू n की इक्वल होगी। लेकिन यहीं पर एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला ये, डिसॉल्विंग वाटर एंड 10%, या मैं और ले लूं 20% एसिटिक एसिड आयोनाइज इन वाटर। अब देखें अल्फा की वैल्यू गिवन है, या फिर हो सकता है एसिड है तो के दे दे या के भी दे दे बेस के लिए, उस कंडीशन में अल्फा निकाला जा सकता है जीओस्टोवल डाइल्यूशन लॉ से, और तब हम लोग अल्फा निकाल के यहां रखते। बट यहां दिया हुआ अल्फा कितना है 20%, यानी 20/100 यानी 0.2, तो वाट फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + n की वैल्यू, n की वैल्यू देखने के लिए एसिटिक एसिड को आयोनाइज करिए, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में आयोनाइज होगा। पता है एक मॉलिक्यूल से इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, एक इसके और एक इसके, अतः n की वैल्यू 2 हो गई, तो वाट फैक्टर I इक्वल क्या होगा 1 + 2 - 1, और अल्फा की वैल्यू 0.2, यानी 1 + 1 × 0.2 यानी 0.2, तो I की वैल्यू क्या हो गई 1.2। जी हाँ, जब भी 100% आयोनाइज नहीं होगा I की वैल्यू n से क्या होगी कम। लेकिन अगर यही एसिटिक एसिड, मैं यहां क्वेश्चन ले रहा हूं, एसिटिक एसिड डिसॉल्विंग बेंजीन, बेंजीन में जाने के बाद ये एसोसिएट होता है एंड 10% एसिटिक एसिड associate in benzene, then find वांडा फैक्टर। आपको पता है यहां बीटा कितना गिवन है, यहां पे एसोसिएट हो रहा है, संगुणित हो रहा है, तो आपको पता है फार्मूला क्या लगने वाला है, फार्मूला लगने वाला है I इक्वल 1 + 1/n - 1 × बीटा। और आपको पता है कि एसिटिक एसिड जब वाटर में जाता है तो इसके 2 मॉलिक्यूल, जी हां, यहां मैं कहता 10% एसिड डाइमेराइज कर सकता हूं मैं, डाइमेराइज इन बेंजीन, यानी इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में डाइमर बना लेते हैं, यानी एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल जुड़कर एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जी हां, एसिटिक एसिड के
दो मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरीके से डाइमेराइज होते हैं। एसिटिक एसिड ये आपका एसिटिक एसिड, ये भी है एक मॉलिक्यूल। या हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में क्या होता है, ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, इस तरह डाइमेराइज हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट यहां बढ़ जाता है। जी हाँ, जो थ्योरेटिकल है और ऑब्जर्व यहां ज्यादा हो जाता है, थ्योरेटिकल कम हो जाता है। जी हाँ, ऑब्जर्व थ्योरेटिकल है, ये कम होता है, ऑब्जर्व वाला ज्यादा हो जाता है, इसलिए वाटर फैक्टर का मान 1 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना परसेंट हो रहा है, 10%। इस तरह डाइमेराइज हो जा रहा है। बीटा की वैल्यू 10/100 यानी 0.1। जी हाँ, और n की वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ स्टोइकियोमेट्री क्या है और यहाँ स्टोइकियोमेट्री 1 होनी चाहिए। तो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 2। तब यहाँ पे I की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 + 1/2 - 1, और बीटा की वैल्यू 0.1। 1 प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, 1/2 0.1 -1। जी हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस जी 0.1 है, ये 0.05 हो जाएगा। I की वैल्यू क्या मिलेगी अब, 0.95, ये लेस देन 1। तो जब भी एसोसिएशन होगा I की वैल्यू क्या मिलेगी, जाहिर सी बात है 1 से कम मिलेगी। क्लियर है? ये डिपेंड करता कितना परसेंट वो एसोसिएट हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में बताया जाता है कि डाइमेराइज हो रहा है या 3 मॉलिक्यूल मिलकर एसोसिएट हो रहे हैं कि 4 मॉलिक्यूल मिलकर हो रहे हैं, ये आप क्वेश्चन में डिपेंड करता है, इसकी चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। आज निकालने आना चाहिए वाटर फैक्टर, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो आप बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं जिनके लिए वाटर फैक्टर 1 से अलग। जी हाँ, या आप पढ़ सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर, उन सब में ऐसा भी सॉल्यूट हो सकता है। जी हाँ, जिसके लिए वाटर फैक्टर 1 से अलग हो, तो वह वाटर फैक्टर को यूज नहीं करेंगे तो उन सबके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसके बाद फिर हम अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आएंगे और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तो वाटर फैक्टर को भी अप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।